हाय स्टूडेंट्स, सो मैं हूं चंदन और आपके बीच हाजिर हूं यूट्यूब पे। आपको आज पढ़ाऊंगा वेक्टर। ठीक है। सो वेक्टर में हमने पढ़ रखा था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के तीनों लॉ पढ़ लिए थे हमने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ये तीनों पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन में देखा वेक्टर सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। राइट। अगर a माइनस बी चाहिए आपको तो आप क्या करो, a प्लस नेगेटिव ऑफ b करो। एंड नेगेटिव ऑफ b आपको कैलकुलेट करना, आपको क्या होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वो समझा चुके थे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। सो डायरेक्शंस आर इनफाइनाइट, वी हैव सेड। हमने समझा था कि डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकते हैं, वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। उसमें हमने बस प्लेन वाले डायरेक्शन की बात की थी, जिधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की बातें थी। और भी डायरेक्शन हो सकते हैं, जैसे वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, और भी डायरेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे डायरेक्शन। तो बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, वहां पे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बना करके। लेट्स सपोज अगर हमें डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के टर्म में नहीं चाहिए, हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के टर्म में चाहिए, तब उसके लिए डायरेक्शन डिफाइन किया जा सकता है। अब डायरेक्शन डिफाइन कैसे करते हैं साहब, देखो मान लो हमारे पास ऐसे कोई कोऑर्डिनेट एक्सेस है। इधर रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तीनों आपस में कैसे माइडियर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके साथ परपेंडिकुलर। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आपको समझने वाली है। मैंने आपको सिखाया था यूनिट वेक्टर, याद है आपको यूनिट वेक्टर? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो कोई एक अगर यूनिट वेक्टर लू जो कि एक्स के डायरेक्शन की तरफ हो, किधर हो, एक्स डायरेक्शन की तरफ, एक यूनिट वेक्टर है ये, इसका डायरेक्शन एक्स की तरफ है, तो इसको बोलते हैं, इसका जो इसको लिखते हैं आई कैप। क्या लिखते हैं? आई कैप। यूनिट वेक्टर है। जो वाई डायरेक्शन की तरफ हो इसको लिखेंगे जे कैप। इसको क्या लिखेंगे साहब? जे कैप। और जो जेड डायरेक्शन की तरफ हो उसको लिखते हैं के कैप। आपको सिखाया था कि जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका जो सिंबल होता है उस पर कैप लगाते हैं। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? इसका अगर मॉड निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये मिलेगा 1, इसका मॉड निकालोगे तो ये मिलेगा 1, इसका मॉड निकालिएगा तो ये भी मिलेगा 1। अरे बोलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। सो अब जो हम अभी तक डायरेक्शन देख रहे थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो सबको छोड़ करके हम आई कैप, जे कैप और के कैप की तरह बात करेंगे। मतलब अगर कहीं लिखा हो 4 आई कैप, उसका मतलब ये है कि वो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन की तरह आई कैप की तरफ। अगर कहीं लिखा हो 6 जे कैप, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 6 है और डायरेक्शन की तरह वाई डायरेक्शन की तरफ, जेड जे कैप की तरफ, मतलब वाई डायरेक्शन। अगर कहीं लिखा हो -10 के कैप, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज 10 बट डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जेड, जेड के नेगेटिव में। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब इस तरह का कुछ हम डायरेक्शन एक्सेस बना सकते हैं। ऐसा दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस। अब इसमें कोई वेक्टर लेता हूं। देखो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, कोई वेक्टर है। देखो अभी ये किस डायरेक्शन की तरफ है? एक्स एक्सेस की तरफ। ये वाई, ये जेड। तो जब ये एक्स एक्सेस की तरफ होता है इसको बोलते हैं आई कैप, इसको जे कैप, इसको के कैप। कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब थोड़ा कुछ कुछ और बातें समझनी है इसमें। देखो जरूरी नहीं कि वेक्टर ऐसे ही हो या ऐसे हो या ऐसे हो। अगर एक ही डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर। कैसा डायमेंशन भैया? एक ही डायमेंशन है। अब इसमें देखो ये जो एक्सिस बनाया हमने, इसमें 3 प्लेन है। अगर आपको समझ में आए तो मैं दिखाऊं। एक प्लेन ये वाला एक्स वाई, इसको एक्स एक्सिस बोला था, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो ये जो प्लेन बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है ना, दिस प्लेन इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। ये वाई है, ये जेड है, तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। अच्छा ये एक्स है, ये जेड है, तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन। कितने प्लेन है? 3 प्लेन। बहुत। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर। ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये 1 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन से काम चल जाएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप दे दो तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे है, इफ अ वेक्टर इज दिस इन लाइक दिस, तो देखो इसको जब आप दिखाओगे ना तो ये एक्स वाई प्लेन में आएगा।
मतलब इसके कुछ पार्ट एक्स की तरफ, एक्स डायरेक्शन में, कुछ वाई डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई बंदा इधर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो वो कुछ एक्स तरफ भी ट्रेवल करेगा, कुछ वाई तरफ, जेड की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर। ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे, समझ में आ रहा है ना? अब भी 2 डायमेंशनल वेक्टर है, अब भी 2 डायमेंशनल, क्योंकि कुछ वाई तरफ और कुछ जेड तरफ। ऐसे चले भाई, ऐसे, अभी भी 2 डायमेंशनल है ना? तो आपको समझ में आया। अच्छा, कोई वेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है जो अगर कोई इधर चले, इसका मतलब कुछ एक्स तरफ भी चला, कुछ वाई तरफ भी और कुछ जेड तरफ भी, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर। आपको डायमेंशनल समझ में आया? सो अगर सिर्फ एक डायमेंशन को, एक डायरेक्शन को शो करे, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। 2 डायरेक्शन को, मतलब एक प्लेन में हो जिसके लिए 2 मिनिमम डायरेक्शन चाहिए, उसको 2 डायमेंशनल। और जो तीनों के तीनों डायमेंशन चाहिए, तीनों के तीनों डायरेक्शन चाहिए, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है। अब जनरली कोई एक वेक्टर, 2 वेक्टर अगर कोलिनियर तभी होंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये तो हम सीख चुके थे। लेकिन अगर कोई भी 2 वेक्टर लोगे आप, कोई सा भी 2 वेक्टर लोगे, वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेगा। मान लो ये वेक्टर लिया और एक ये वेक्टर लिया, जैसे भी रख लो, ये 2 वेक्टर है ना, इसको कैसे रख दो? बोलो, चलो ऐसे रख देते हैं। बोलो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं? हाँ साहब, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ। कोई भी 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होता है। क्या बोल दिया मैं? कोई भी 2 वेक्टर दुनिया का हमेशा कोप्लानर होगा। ऐसा साहब, सर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, इसको ऐसे रख दूं और इसको कैसे रख दूं? बोलो, ऐसे रख दूं? ये भी एक कोप्लानर वेक्टर, देखो इट्स अ प्लेन ना, ये कोप्लानर मिल गया, देखा आपको? हाँ। सो दुनिया का कोई भी 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा। जब भी 3 वेक्टर आए तब कोप्लानर और नॉन कोप्लानरिटी की बात होती है। मान लो हमारे पास 3 वेक्टर है, ये देखो, वेक्टर 1, वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3। क्या ये कोप्लानर है? हाँ साहब, ये तीनों कोप्लानर है। क्या तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं? हाँ। सो दीज आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर। अच्छा, अगर ये तीसरा वाला कुछ ऐसे होता, क्या भी कोप्लानर हो सकता है क्या? नहीं, तीनों कोप्लानर नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेन, ये अलग प्लेन, ये एक अलग प्लेन। सो 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लानर। तो कोप्लानरिटी की चेक करनी हो तो मिनिमम 3 वेक्टर होने चाहिए। कोलिनियरिटी की चेक करनी हो तो मिनिमम 2 वेक्टर होने चाहिए। जैसे ये 2 वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या कोलिनियर है साहब? हाँ साहब, कोलिनियर है। क्या ये कोलिनियर है? नहीं, कोलिनियर नहीं। ओके, सो 2 वेक्टर हमेशा कोलिनियर हो ये जरूरी नहीं, बट 2 वेक्टर हमेशा कोप्लानर हो ये जरूरी है। तो कोप्लानर के लिए 3 वेक्टर जब आएंगे तब चेक करें कि कोप्लानर है कि नहीं है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब क्या होता है रिजोल्यूशन, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसको सीखेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए। कैसे वेक्टर के लिए? 2 डायमेंशन, मतलब कि जो एक प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, किसी एक प्लेन में लेकर के हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर की बातें, क्योंकि जब 2 डायमेंशन समझ जाएंगे तो 3 डायमेंशन समझना बहुत आसान है। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आसान है। सो रिजोल्यूशन देख रहे हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया भैया? वेक्टर को तोड़ना, रिजॉल्व करना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जनरली अभी हम देखेंगे 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है, एक प्लेन ले लो, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। ये एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, जो वाई की तरफ होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ऐसे, ये एक वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। रिजॉल्व मतलब इसका देखना चाहते हैं कि कितना पार्ट एक्स के डायरेक्शन में, कितना पार्ट वाई के डायरेक्शन में। सो जो एक्स के डायरेक्शन में वेक्टर का पार्ट मिलेगा उसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, जो वाई के डायरेक्शन में मिलेगा उसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोल दिया साहब? समझ में आता है? देखो, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे तो कुछ मिलेगा, पार्ट मिला ना? हाँ। वैसे ही यहां से अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये कुछ पार्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ साहब, मिला। सो ये जो मिला है ये एक्स कंपोनेंट है, ये जो मिला है ये वाई कंपोनेंट। मान लीजिए ये वेक्टर ए है। क्या भाई साहब? वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है ए।
मैग्नीट्यूड कितना है ए। तो इस वाले वेक्टर को बोलते हैं, ये जो मिला है ये ए एक्स मिला है, ए का एक्स कंपोनेंट, और ये जो मिला है ये ए वाई मिला है, ए का वाई कंपोनेंट। क्लियर है? और ए एक्स का डायरेक्शन किधर है, तो आई कैप की तरफ, और ए वाई का डायरेक्शन किधर है, जे कैप की तरफ। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ा एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। मान लो ये ए नहीं होकर के ये गिवन होता आपको, मान लीजिए ये गिवन होता 10। कितना गिवन होता? 10। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल गिवन होता 30 डिग्री। कितना गिवन होता? 30 डिग्री। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस तरह का पहले भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो जब भी इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लोगे तो उसके लिए देखना पड़ेगा एंगल किधर है। अगर ये एंगल यहां है, आप ही खुद समझो ऐसे, समझिए इस बात को, ये कितना है भाई 30 डिग्री है, ये कितना है 10 है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये बेस और परपेंडिकुलर नहीं निकाला जा सकता? निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? ये वाला कैसे निकालोगे? ये वाला लेंथ, ये लेंथ चाहिए आपको, पहले सिखाया मैंने। सो बेसिकली अगर मैं cos थीटा, देखो cos थीटा होता क्या है, cos थीटा मान लो ये थीटा है, तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। वेरी गुड। तो बेस बाई हाइपोटेनस, ये तो बेस ही है ना साहब, तो बेस आएगा कितना, बेस इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस इंटू cos थीटा। वैसे ही अगर साइन थीटा देखो तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। कोई बुराई नहीं है, समझ में आया? हाँ साहब आया। अच्छा ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये हमारा हाइपोटेनस है 10, और ये देखो आपको सिंपल लॉजिक समझाते, ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर है। बेस मतलब जहां थीटा हो उसमें परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस में उस कॉस से मल्टीप्लाई करो, और जहां थीटा के सामने वाले अगर साइड को चाहिए तो उसमें साइन से मल्टीप्लाई करो। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 10 cos 30 एंड cos 30 इज हाउ मच, cos 30 इज √3/2। तो ये आएगा भैया 5√3। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां क्या लिखोगे इस वाले लेंथ के लिए, यहां लिखना चाहिए 10 sin 30 एंड sin 30 कितना होता है भैया 1/2। तो 10 इंटू 1/2 दैट इज 5। ओके, यानी मेरे को समझ में आ गया। अगर ये लेंथ देखूं तो ये लेंथ आ रहा है सर 5√3। डायरेक्शन किधर है, आई कैप। ये लेंथ कितना आ रहा है, ये लेंथ आ रहा है सर 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है ना, ये और ये तो सेम है, मतलब ये भी 5। दैट मीन्स इसको लिख सकते हो 5, और डायरेक्शन किधर है, जे कैप किधर। यानी ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ये वेक्टर है ना साहब, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10। बहुत बढ़िया। इस वेक्टर ए को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसके कुछ पार्ट एक्स डायरेक्शन में, वो कितना है 5√3। आप इसको लिख सकते हो 5√3 आई कैप प्लस, और कितना है वाई डायरेक्शन में जे कैप, तो 5j कैप। यानी ये वेक्टर ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पे आपने दोनों चीज मेंशन किया कि देखो कितना पार्ट एक्स के तरफ है, कितना पार्ट वाई के तरफ है, और ये वेक्टर है बेसिकली। अब बोले कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसको देख के कैसे बताएंगे, तो ये समझ लो ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये वेक्टर चाहिए। अब यही है ना, ये वाला पार्ट ये पता हो, हाइपोटेनस नहीं निकाला जा सकता। कैसे हाइपोटेनस निकालोगे, आपको ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही तो हाइपोटेनस है, वो कैसे होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 5√3, ओहो, और 5√3 इज नथिंग बट द ax स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट द ay स्क्वायर। ये आएगा। अब ax कितना भैया 5√3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 5√3 का स्क्वायर। सो 25 इंटू 3 75 आएगा, 75 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट कितना होगा देखो, 75 इंटू प्लस 25 100। सो 100 का रूट ओवर, क्या ये 10 आ गया, हाँ साहब आ गया। यानी जहां से चले थे वो चीज सीखे। मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसे गिवन है, इसमें ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आया तो इसको लिखो, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करो थोड़ा, तो और ज्यादा मजा आएगा। जल्दी लिखिए इसको प्लीज। सो आइए मैं आपको देता हूं कुछ एग्जांपल, आप वीडियो को पॉज करना और फिर खुद से सॉल्व करना, ठीक है? आओ देख। सो मान लेते हैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, बहुत बेसिक सा।
मान लीजिए ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको बस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। मान लीजिए ये वेक्टर गिवन है ऐसे, थोड़ा रेड से बनाओ इसको, चलो ये गिवन है वेक्टर ऐसे, वेक्टर ए हैविंग इसका मैग्नीट्यूड गिवन है भैया लेट सपोज 10, कितना गिवन है 10, और ये गिवन है 37 डिग्री, कितना गिवन है 37 डिग्री। आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है और वेक्टर ए को देखना है, जल्दी प्लीज फाइंड इट, प्लीज फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वीडियो पॉज करके करना है आपको, वेरी गुड, आइए करके दिखाते हैं। एक्स कंपोनेंट चाहिए ना, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मतलब ये वाला वेक्टर एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट चाहिए तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, यानी ये वाला वेक्टर इसका वाई कंपोनेंट है। अब एक्स कंपोनेंट कैसे निकाले साहब, अब देखो ये 10 है और थीटा यहाँ, तो इसको लिखोगे 10 cos 37, सो 10 cos 37, और डायरेक्शन किधर है आई क्या, इसके लिए क्या लिखोगे साहब, इसको तो 10 cos 37 लिखो, इसको क्या लिखते थे, इसको लिखते थे 10 sin 37, लेकिन ये और ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो 10 sin 37, और डायरेक्शन क्या लिखोगे जे क्या। अब चलो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स कंपोनेंट मिलेगा, इसको ax लिख सकते हैं। आइए cos 37 कितना होता है, अगर आपको याद होगा ये वाला ट्रायंगल मैंने सिखाया था आपको, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 के सामने वाला एंगल 37 होता है, और 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है 53, सो 37 चाहिए, तो cos 37 4/5, तो 4/5 इंटू 10 करोगे, तो 10 इंटू 4/5, बहुत बच्चे जैसा सिखा रहा हूँ भाई सर, तो ये आ जाएगा 8 इंटू आई कैप भी है, सो 8 आई कैप, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसका देखो 10 sin 37, 10 sin 37 कितना होगा, sin 37 3/5, सो 10 इंटू 3/5 इंटू जे कैप, अरे ये वाई कंपोनेंट है, तो कितना आएगा भाई साहब 10, ये आया 2 इंटू 6, तो 6 जे कैप, ओके। सो ये जो वेक्टर मिला, ये वेक्टर ए जो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की तरफ कितना है 8 आई कैप, और वाई की तरफ कितना है 6, तो प्लस 6 जे कैप, सो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, दिस इज द वेक्टर, ये वेक्टर है माइडियर 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, करके देखो 10 आना चाहिए, देखो करके, सो ये अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अरे देखो बताओ 8 स्क्वायर कितना होता है 64 एंड 6 स्क्वायर 36, अंडर रूट कितना हो गया 100, दैट इज इक्वल टू 10, अरे आया आया आया, यानी हमें समझ में आया था, यानी ये जो हमने किया, क्या किया भैया, वेक्टर को तोड़ दिया है, एक ही वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाले, दीज आर नोन एज कंपोनेंट्स। अभी एक ही वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अलग अलग। हम बस यहां पे ये सीख रहे हैं कि किसी एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे ब्रेक करें, एक ही वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे ब्रेक करें, है ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दीज आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ लिखिए। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से सॉल्व करना, लिख लो। चलो इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ये आपके लिए बस, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी करना भैया। मान लो कैसे दे दूं, चलो ये x है, ये y है, बहुत बढ़िया, और कोई वेक्टर ऐसे है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ा के ऐसे यहां दे देते हैं ऐसे, हाँ कोई वेक्टर यहां दे देते हैं, ये एंगल गिवन है माय डियर, मान लो 53 डिग्री, एंड दिस इज वेक्टर b हैविंग मैग्नीट्यूड कितना दे दो 15 ले लो, आपको निकाल के दिखाना है b वेक्टर, जल्दी लिखो, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को। तो आप क्या करोगे, इसका x कंपोनेंट निकालोगे और y कंपोनेंट निकालोगे। अच्छा ये y कंपोनेंट y के डायरेक्शन में है कि y के उल्टा है, तो y के उल्टा मिलेगा, मतलब नेगेटिव y, यानी माइनस j लिखोगे। x कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा भैया 15 cos 53, एंड cos 53 होता है 3/5, सो 3/5 इंटू 15 इंटू 3/5 दैट इज 9, अरे नहीं आया, तो यह 9 आई कैप, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, खुद ही करो ना सब कुछ, बहुत बढ़िया। अब ये चाहिए, ये कैसे आएगा सर, 15 sin 53 एंड sin 53 इज 4/5, सो 4/5 इंटू 15 कितना होगा 12, सो 12 आया,
लेकिन डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन माइनस वाई की तरफ, सो माइनस जे, सो माइनस लगा के जे क्या पता। सो ये एक्स है और बी एक्स लिखो, बी वेक्टर बी एक्स, और ये है बी वाई। यानी बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, यानी बी वेक्टर कैन बी रिटन एज 9i कैप माइनस 12j कैप। अब बी का मॉड चाहिए, तो बी का मॉड कैसा आएगा, बी का मॉड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सिंपल। सो अंडर रूट ऑफ बी एक्स 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 144 सॉरी। सो 144 प्लस 81 कितना आया जल्दी देखो। सो ये आया 5 एंड ये आया 12, ठीक है ठीक है। सो ये आया 225 एंड 225 अंडर रूट दैट इज 50। अरे आया ना आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। हाँ सर, जल्दी लिखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। सो अभी तक जो भी हमने देखा है वो 2D वेक्टर के लिए देखा है, 2 डायमेंशनल। अभी देखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए, आइए। सो 2D वेक्टर के लिए कैसे था वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद 3 डायमेंशनल को रिलेट करना आसान है। अगर कोई भी 2 डायमेंशनल वेक्टर है भाई, अगर कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर है, सो कोई वेक्टर है मान लो ऐसे वेक्टर ए, तो ये लिखा कैसे होगा, ये लिखा होगा ए का एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस ए का वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो इसका मॉड कैसे निकाल देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है सर। क्या कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अरे करते थे ना, बहुत बढ़िया। अगर कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है 3 डायमेंशनल 3D वेक्टर है भाई, तो अगर ऐसी कोई वेक्टर ए होता जो 3 डायमेंशनल होता, तो उसके एक्स कंपोनेंट भी होते, ए एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट होते, तो वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट भी होते, तो जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। तो अंडर रूट ऑफ, जो काम यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। अब ये होगा कैसे साहब, देखो एक्स, इसमें क्या होता था, कोई एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स और वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन होता था ऐसे, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था, और यहाँ कोई ऐसे वेक्टर होता था, ये वेक्टर ए था भैया आपका, और इसका कुछ एक्स कंपोनेंट मिल जाता था और इसका कुछ वाई कंपोनेंट मिल जाता था। दिस इज हाउ वी गेट, ये एक्स कंपोनेंट होता था और ये होता था वाई कंपोनेंट, कोई बुराई नहीं है, समझ में। इसमें 3D वेक्टर में कैसे होगा, 3D अगर वेक्टर है भाई साहब, तो 3D में ड्रॉ करना हर चीज थोड़ा मुश्किल है, फिर भी करता हूँ कोशिश। एक्स वाई जेड, कोई बुराई नहीं है, ठीक है सर, ड्रॉ करने की कोशिश। आइए 3D आपको दिखाऊं, ये देखो 3D में ये मान लो वेक्टर होता है, ये दिख रहा है, तो इसके कुछ एक्स कंपोनेंट मिलेंगे, ये वाला, ये पूरा ऐसे दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना। हाँ, सो एक्स कंपोनेंट ये वाला मिलेगा, ये दिस इज इट्स एक्स कंपोनेंट, दिस इज इट्स वाई कंपोनेंट, और दिस इज इट्स जेड कंपोनेंट। ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड, जहाँ ये है ए वेक्टर, कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा दिक्कत है, इसमें देखो एक्स के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा, और वाई के साथ कितना मिलेगा, सो वाई के साथ मिलेगा 90 माइनस थीटा, सिंपल। लेकिन यहां ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स के साथ अगर अल्फा या थीटा मिले तो वाई के साथ 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे कहानी अलग है। अगर ये थीटा चाहिए तो आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो ये ए वाई मैग्नीट्यूड है, ये भी ए वाई मैग्नीट्यूड, सो ये अगर ये ए वाई है, ये ए एक्स है, तो tan थीटा निकाला जा सकता है। सो tan थीटा आ जाएगा भैया, tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा ये और ये, मतलब tan थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना, तो tan थीटा आएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ साहब आएगा। बट यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन के साथ अलग अलग एंगल होंगे, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये अल्फा, ये बीटा
अलग अलग एंगल बना रहा हूँ, और ये गामा, ठीक है, समझ में आया। 3 डायरेक्शन, 3 एंगल इस वेक्टर के साथ, रेड वाला जो वेक्टर वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। और इसके लिए एक रूल है, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं इनको, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकालते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना बहुत आसान है, सिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। और उन तीनों का स्क्वायर का जो सम होता है वो 1 होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कुछ और चीजें सीखेंगे। पहले हम देखते हैं जो पिछले असाइनमेंट का जो कुछ क्वेश्चंस है उनको देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए इसको लिख लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए अब करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो आपको दिया था। चलो, सो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए प्लीज। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। एक फिगर बना हुआ है, कैसा फिगर माय डियर, ऐसे एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, और ये एंगल गिवन है। ये एंगल कितना गिवन है माय डियर? दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। आपसे पूछा है इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। आसान है, वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? दोनों के टेल या दोनों के हेड को एक जगह लो। तो आइए दोनों के टेल को एक जगह लेके आते हैं, इसको पकड़ते हैं, वेक्टर को पकड़ के आगे जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो पकड़ लिया हमने, दिखा आपको, या पकड़ के उठा के लेके आया, यहाँ पे यहाँ रखा ऐसे। तो क्या आप दोनों के टेल इक्वल हो गए? हाँ साहब, ये दोनों के टेल एक जगह कर दिया हमने। जैसे ही दोनों के टेल एक जगह किया, तो ये जो एंगल है, क्या वही एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है? तो कितना होगा ये 30 है, ये होगा कितना? कंप्लीट इज 180 ना, सो दिस इज 150 डिग्री, सो आंसर इज 150 डिग्री। खत्म, सिंपल, क्लियर, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ फिगर इज गिवन लाइक दिस, ए बी सी। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। सो ए बी सी, ऐसे 3 वेक्टर गिवन है और इन तीनों में रिलेशन चाहिए। आओ, क्या वेक्टर गिवन है भैया? आओ इसको मिटाते हैं, देखते हैं। आओ रेड से बनाते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। ए बी सी, एरो किधर है वो देख के बना देते हैं। सो एरो इज फर्स्ट एरो, ए का जो एरो है राइट साइड ऐसे, ये ए वेक्टर है। बी का एरो किधर है भाई? बी का इधर ही, ये बी वेक्टर है, और सी का साइड इधर है, ये सी वेक्टर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ए बी सी, बहुत बढ़िया। अब इनका रिलेशन चाहिए। अब देखो कैसे रिलेशन निकालते हैं। हमें तो देखने में आ रहा है, ट्रायंगल लॉ अगर यूज करोगे तो सी प्लस ए करोगे तो बी मिलेगा, मिलेगा ना? सी प्लस ए, तो सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। अब सी प्लस ए, और इसको यू कैन राइट ए प्लस सी इक्वल्स टू बी। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? ये देखो, जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। ए प्लस सी इक्वल्स टू बी, यस, ऑप्शन सी। अरे बोलो, क्लियर है, आसान है, आपने किया ही होगा इसको, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। पढ़िए क्वेश्चन। फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्ट्स एट अ पॉइंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, ओहो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 वेक्टर हैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बना दिया मैंने। मान लो एक एक्स एक वाई एक जेड, मान सकते हैं ना, कोई बुराई नहीं है। तो इनके रिजल्टेंट चाहिए हमें, रिजल्टेंट चाहिए ना। अब एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप पैरेललोग्राम लगाओ, फिर सॉल्व करो, फिर बनता जाएगा, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है साहब? दूसरा तरीका अभी जो सिखाया मैंने, कोई भी जो ये 3 वेक्टर है, एक को मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है, एक को वाई की डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन, क्या तीनों परपेंडिकुलर होंगे? हाँ, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका, वो तीनों का समीशन होगा ना साहब। तो रिजल्टेंट जो होगा वो तीनों का समीशन होगा। रिजल्टेंट इज समीशन ऑफ ऑल 3, 3 न्यूटन, तो 3 आई कैप लिखना पड़ेगा, प्लस 4 जे कैप लिखना पड़ेगा, प्लस 12 के कैप। दिस इज द रिजल्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड करने के लिए कुछ नहीं साहब, अंडर रूट ऑफ सबका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या आप ये कर पाएंगे? करो तो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 12 का स्क्वायर 144।
ये कितना आएगा बताओ? 9 + 16, 25 + 144, 25 + 144 √169। ओहो हो, कितना है मेडियर? 13 न्यूटन। दैट इज आंसर। अभी जो सिखाया उसी के बेस पे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे नई चीजें सीखते जाओ उसको अप्लाई करो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? ओके आइए समझते हैं। मिटाओ इसको। बहुत बढ़िया। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास, दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और मान लीजिए दोनों के बीच में एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। तो रिजल्टेंट आता क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है भैया √(a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे यही आता है ना भाई साहब। अब इसको मैक्सिमम करना है रिजल्टेंट को। तो ए को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, इसका तो खुद का मैग्नीट्यूड होगा, बी का बढ़ाया नहीं जा सकता, थीटा चेंज करने बोल सकते हैं। सो अगर इसको मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। So for r to be maximum, what should be the maximum? Cos theta should be maximum. Cos theta should be maximum. And cos theta का maximum value कितना होता है? 1. So maximum value of cos theta is 1. और वो कब मिलता है? When theta is 0 डिग्री। ओहो हो, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। यानी इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत लोगों के आपके डाउट थे। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ mod of a + b इज इक्वल टू mod of a - b। ओहो, ये आसान है। a + b का मॉड a - b के मॉड के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? मान लो वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। कितना है? एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा। तो a + b का मॉड क्या होगा? √(a² + b² + 2ab cos थीटा। अरे होगा। और a - b का क्या होगा? √(a² + b² - 2ab cos थीटा। होगा ना भाई साहब? होगा, कोई बुराई नहीं है। समझ में आपको आ रहा है? आ रहा है, ठीक है सर। अब देखो रूट दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा। जब ये चला गया तो a² ने a² को मार दिया, b² ने b² को मार दिया, तो यहां मिल गया 2ab cos थीटा, और यहां मिल गया -2ab cos थीटा। ओके क्लियर? बहुत बढ़िया। थीटा चाहिए, ऐसा करो सबको इधर लेके आ जाओ। तो जब ये इधर आएगा तो ये आएगा 4ab cos थीटा, दैट इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चों ने क्या कर दिया? 2ab ने 2ab को मार दिया, cos थीटा ने cos थीटा। 1 = -1 प्रूफ सर। वाह, ऐसा नहीं कर देना माय डियर। ठीक है, कुछ अलग नहीं कर देना। आओ देखो, अब 4ab को उधर भेज दो, तो यहां मिला क्या? cos थीटा = 0। ओहो हो, cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा 0 कब होता है? when थीटा is 90 डिग्री। खत्म। when थीटा is 90 डिग्री, so आंसर इज 90 डिग्री। कंप्लीट है। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बढ़िया।